हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपको क्लास 10th की हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से एक नया टॉपिक अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 को डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिरकार 1815 यानी कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन यूरोप और फ्रांस में क्या नई घटनाएं, क्या नई चीजें स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेपोलियन 1799 से लेकर के 1815 तक फ्रांस का रूलर रहता है, लेकिन जब लोग उसके आइडियाज को पहले तो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब लोग उसके जान जाते उसका एम क्या है, इंपीरियलिस्टिक एम उसका था, तो उसके कारण लोग जब अपनी पॉलिटिकल राइट्स को खतरे में जान जाते हैं कि ये खतरे में है उनका पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि नेपोलियन भी उनके पॉलिटिकल राइट्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा था, तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। और इसी का मौका पा करके ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा ये देश मिल करके नेपोलियन के खिलाफ युद्ध या उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं और 1815 वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और अब 1815 के वार के बाद, नेपोलियन की हार के बाद जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो एक नए आइडिया से इंस्पायर्ड होता है जो कंजर्वेटिज्म कहलाता है। और ये एक ऐसी आइडिया थी जिसके द्वारा जो लोग थे यानी जो पीपल थे वो पुराने मोनार्कियल रूल को फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। और ये ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे, ये क्विक चेंजेस के खिलाफ थे। इसके अलावा ये उन सभी इंस्टीट्यूशंस को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे जो पहले थे, यानी कि नेपोलियन के पहले थे। जैसे कि उसमें मोनार्की था, चर्च थे, सोशल हायरार्की यानी कि जो सामाजिक ऊंच नीच की भावनाएं थीं, यानी कि जो प्रिविलेजेस थे, और प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे, नोबल और पावरफुल फैमिलीज को या चर्च को उसको दोबारा ये रीस्टैब्लिश करना चाहते थे, रिस्टोर करना चाहते थे। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग थे जो नेपोलियन के द्वारा चेंज किए गए या जो चेंजेस लाए गए थे पूरे यूरोप में, यानी विनिंग एरियाज में जो नेपोलियन जीता था उन एरियाज में, और फ्रांस में उसको पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते थे। और वो उसके उन चेंजेस को लाभदायक भी समझते थे, यानी कि बेनिफिशियल समझते थे। इसलिए तो जो ऐसे विचारों को फॉलो करते थे या जो ऐसे विचारों को बताते थे, इन लोगों के सामने लाए, उन लोगों को न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। यानी कि ये न्यू कंजर्वेटिव पीपल थे और इनके विचारों को ही न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। यानी इस तरह से, यानी क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो ये विश्वास करते थे कि जो नेपोलियन चेंजेस लेकर आया है वो सब गलत नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे, क्योंकि एक पावरफुल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो चेंजेस नेपोलियन लेकर आया था वो बहुत जरूरी थे। जिनमें से जैसे नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए, उसने एक मॉडर्न आर्मी खड़ी की, एक मॉडर्न आर्मी यानी कि एक आधुनिक सेना खड़ी की उसने। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी उसने शुरू किया, यानी कि अफसरशाही शुरू करी। डायनेमिक इकोनॉमी उसने शुरू करी। इसके अलावा उसने फ्यूडलिज्म को रिमूव कर दिया, सर्फडम को हटा दिया। यानी कि डायनेमिक इकोनॉमी यानी कि उसने गिल्ड सिस्टम रेस्ट्रिक्शन जो थे उसको हटा दिया। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे जो करप्शंस थे या बहुत सारे जो
डिवीजन्स थे उन डिवीजन्स को हटा दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से जो नेपोलियन के कुछ बढ़िया काम किए गए थे उनको लोग चाहते थे कि उन्हें ना हटाया जाए और उनको कंटिन्यू रखा जाए। तो इस तरह के विचार रखने वाले लोगों को न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया और इनके विचार को ही न्यू कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ सीखेंगे कि जो नेपोलियन के डिफीट के बाद और जो न्यू कंजर्वेटिज्म के अंडर जो चेंजेस आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चेंजेस 1815 में आए थे। तो पहला जो चेंजेस हुआ वो नेपोलियन के डिफीट के बाद में जो यूरोपियन पावर थे, ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी उसने क्या किया, फ्रांस के जो रूलर नेपोलियन को हरा करके एक ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में इसको ड्रॉ किया। इन लोगों ने एक नया ट्रीटी बनाया और इसके बाद में जो नेपोलियन का जो रूल था उसको हटाने का, या नेपोलियन द्वारा जो भी काम किए गए थे उनको हटाने का प्रयास किया। और इस जो ट्रीटी जो बनी थी और ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये इसका होस्ट किया था जो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, ड्यूक मेटरनिक, यानी कि ऑस्ट्रियल जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक ने ही इस मीटिंग को बुलाया था वियना में। और इस तरह से इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 कहा गया। इसके बाद दूसरा जो चेंज आया वो ये था कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे यूरोपियन कंट्रीज में और फ्रांस में, उसको हटाने का प्रयास किया गया। उसमें से बहुत सारे को हटा दिया गया, बहुत सारे जो चेंजेस किए थे उसको हटा दिया गया। इसके बाद तीसरा जो चीज हुआ वो फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा रीस्टेब्लिश कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। और इसके बाद जो अदर जो इसके फैमिलीज थे उनको भी फिर से वही पावर्स दे दिए गए, जो प्रिविलेजेस थे वो प्रोवाइड करा दिए गए। इस तरह से एक तरह कहें तो फ्रांस में फिर से मोनार्कियल रूल शुरू हो गया था। चौथा जो चेंजेस आया ये था कि फ्रांस के जो भी लैंड्स थे, यानी कि जिस एरिया को यूरोप को नेपोलियन ने जीता था, अब वो सारी की सारी टेरिटरीज जो थीं वो फ्रांस को खो देना पड़ा, यानी कि फ्रांस को अब दूसरे देशों को दे देना पड़ा। यही यानी कि रसिया, ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों ने इसको बांट लिया। तो इस तरह से कहते हैं कि फ्रांस का बहुत बड़ा जो लैंड, जो विनिंग लैंड था, वो फ्रांस के हाथों से निकल गया। पांचवा जो चेंज आया वो ये था कि फ्रांस के चारों तरफ जो एक बाउंड्री थी फ्रांस की जो टेरिटरी की, उस टेरिटरी के चारों तरफ कई छोटे छोटे देशों को बसा दिया गया, ताकि जो फ्रांस चूंकि एक ऐसा देश था जहां पर हमेशा रिवॉल्यूशंस होते थे और एक तरह से कह सकते थे कि फ्रांस ही सारे रिवॉल्यूशन का सेंटर था। तो इसलिए फ्रांस के एक्सपेंशन को फ्यूचर में रोकने के लिए उसके चारों तरफ छोटे छोटे देश या राज्य बसा दिए गए। इसके बाद जो अगला चेंज आया वो ये था कि प्रशा, ऑस्ट्रिया और रसिया, इन कंट्रीज को, चूंकि इन्होंने युद्ध में भाग लिया था, तो इन कंट्रीज को जो विनिंग एरिया था उन्हीं में से बहुत सारे जो प्लेस थे उनको डिवाइड करके इनको बांट दिया गया। लेकिन एक चीज और किया गया कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, यानी कि जो जर्मन एक तरह से महासंघ बनाया गया था। कॉन्फेडरेशन का मतलब यानी कि महासंघ, बहुत बड़ा कई राज्यों का एक संघ बनाना, उसको महासंघ कहते हैं, कॉन्फेडरेशन कहते हैं। तो जो जर्मनी देश के जो 39 स्टेट्स को मिला करके एक कॉन्फेडरेशन यानी महासंघ जो बनाया गया था,
उसको अनटच्ड रखा गया, यानी उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं किया गया। एक ये चेंजेस आया। इसके बाद में 7वां जो चेंज आया वो था कि सेंसरशिप, फिर से सेंसरशिप लगा दिया गया, यानी कि प्रेस पर, सबसे बड़ा जो सेंसरशिप था वो प्रेस पर लगा दिया गया, ताकि जो भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनको कंट्रोल किया जा सके। और मोस्टली ये जो सेंसरशिप था वो प्रेस पर या सारे उन सभी मीडियम पर लगा दिए गए जो लोगों तक नए नए विचारों को पहुंचाते थे, जिनमें से न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थे, प्लेज थे, यानी कि नाटकशालाओं को भी बंद करा दिया गया जहां ऐसे रिवोल्यूशनरी नाटक होते थे। सॉन्ग्स, गीतों पर भी बैन लगा दिया गया जो नेशनलिज्म या रिवोल्यूशनरी आइडियाज को सपोर्ट करते थे। तो इन सब चीजों का, इन सब जो सेंसरशिप था, इसका केवल एक ही रीजन था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे, पैदा हुए थे, उन सबको डिस्करेज कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ये सारे बदलाव आए थे जब न्यू कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब एक नई गवर्नमेंट 1815 के बाद में यूरोप और फ्रांस में इस्टेब्लिश की गई, तो ये सारे परिवर्तन फ्रांस में और अदर यूरोपियन कंट्रीज में लाए गए। और ये सारे जो चेंजेस थे वो ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 के द्वारा लाए गए। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।